नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर और बात करता हूँ कैंसर की। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे देखा होगा और सुना होगा। बात करते हैं कैंसर के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं एक विशिष्ट कैंसर के बारे में और हमारे साथ एक बहुत खास अतिथि हैं डॉक्टर कुमार प्रभास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। डॉक्टर कुमार प्रभास के बारे में जितना इंट्रोडक्शन दिया जाए उतना कम है, लेकिन इन शॉर्ट सर जो है एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और प्रैक्टिस करते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। और सर ने बहुत सारा काम किया हुआ है जीयू कैंसर में, लंग कैंसर में और हेड एंड नेक कैंसर में। सर, आज हमें ये बताइए कि ये जो कैंसर है ये क्यों एक महामारी के तौर पे उभरती आ रही है। और जब हम बात करते हैं कैंसर की तो कुछ कुछ कैंसर जो हैं बड़े प्रोमिनेंट हैं, जैसे लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है। लेकिन कुछ एक कैंसर है जो काइंड ऑफ छुपे हुए रुस्तम है, जैसे ब्लैडर कैंसर है। तो ये माजरा क्या है? लंग ओवरऑल कैंसर के नंबर बढ़ते हुए दिखेंगे हमारे यहाँ। उसका कारण मेनली है कि हम स्लोली एजिंग पॉपुलेशन हो रहे हैं, हमारी एजिंग हो रही है। दूसरी, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। तो इन दो चीज़ों की वजह से धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा। बट आज के टाइम में भी इंडिया में जो ओवरऑल नंबर हैं, जो इंसिडेंस बोलते हैं, दैट इज़ कि कितने नए कैंसर पेशेंट्स आते हैं पर 100,000 पॉपुलेशन, वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से अभी भी कम है। बट लग रहा है कि अगर हम ऐसे ही रहेंगे, हमारी एजिंग होगी, वो हम रोक नहीं सकते। लाइफस्टाइल अगर हम अडॉप्ट करते रहेंगे वेस्टर्न पॉपुलेशन की, तो ओवरऑल नंबर बढ़ेगी। और ये जो अलग अलग तरह के कैंसर हैं, जो कुछ नंबर आपने बताया, कुछ ज़्यादा कॉमन है, कुछ कम। उसका कारण है कि हम तंबाकू हमारे यहाँ काफ़ी सेवन होता है। ऑलमोस्ट ओवरऑल देखा जाए इंडियन पॉपुलेशन में तो ऑलमोस्ट 40% पेशेंट के आसपास तंबाकू सेवन करते हैं। इसलिए तंबाकू रिलेटेड कैंसर काफ़ी हैं। जैसे आपने नाम बताया, हेड एंड नेक कैंसर है, लंग कैंसर है, फिर आपने बताया सर्वाइकल कैंसर है। वो एचपीवी से रिलेटेड है बट तंबाकू से भी रिलेटेड है, तो उसकी वजह से उसके नंबर ज़्यादा हैं। इसलिए जो नॉन तंबाकू रिलेटेड कैंसर हैं, जिसके रिलेशन थोड़ा कम है, वो जनरली छुपे रुस्तम हो जाते हैं। वो आपको दिखेंगे, वो कम, उनके नंबर कम होते हैं बट वो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ब्लैडर कैंसर है। और कई बार दूसरे कैंसर के बारे में इतनी बात होती है तो इनके बारे में पब्लिक को जानकारी नहीं हो पाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसके बारे में भी भूलें नहीं और इसके बारे में बात हो, और लोग अगर उनको इस तरह की तकलीफ़ आए तो उसका अपना सही इलाज करवा पाएँ। जी, बहुत सरल शब्दों में आपने बताया है सर कि ब्लैडर कैंसर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है और काफ़ी सारे केसेस भी आ रहे हैं, क्योंकि अब जो है शायद इसके बारे में बात होना शुरू हुई है। सो सर, हमें ये बताइए कि ब्लैडर कैंसर होता क्या है और कैसे होता है, किनको होता है? तो जो ब्लैडर कैंसर है, जो, हाँ, हमारे हम बोलते हैं यूरिन की जो हमारी थैली होती है, उसमें जो कैंसर होता है उसको हम ब्लैडर कैंसर करते हैं और उस ऑर्गन को ब्लैडर बोलते हैं। इसके होने के बड़े सारे कारण हैं, लेकिन ये हो किसी को भी सकता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हम इसको जितनी जल्दी पिकअप कर लें। अच्छी न्यूज़ क्या है ब्लैडर कैंसर के लिए कि जनरली जो उसकी जो कैंसर होती है, ये सुपरफिशियली स्प्रेड करती रहती है। वो इन्वेड नहीं करती है, दूसरी जगहों पे नहीं जाती है। तो मेजॉरिटी पेशेंट में ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकती है अगर हम सही टाइम पे डिटेक्ट करके इसका इलाज करें, तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर। दूसरा होती है जो ब्लैडर कैंसर जो इन्वेजिव होती है, जो इन्वेड करती है, दूर दूर तक जाती है, जो कि थ्रेटनिंग होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो उसको भी जल्दी पिकअप करने से उसका इलाज ठीक होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये जानकारी जाननी चाहिए कि अगर आपके यूरिन में ब्लड आती है या आपकी यूरिन की जो पैटर्न चेंज होती है, तो उसका एक हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, ये देखने के लिए कि हम कोई चीज़ें मिस तो नहीं कर रहे हैं जिसका कि इलाज हो सकता है। एंड अनकॉमन है बट ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है, बट ये जानते हुए कि इनका अच्छा इलाज है, अगर हम जल्दी पिकअप करें तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर, बहुत उम्दा बात आपने बताई, क्योंकि जैसे यूरिन जो है एक हमारे शरीर का एक पार्ट है। और हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसा देखा गया है कि बहुत बार ना हम इसको टैबू मानते हैं, मतलब कि एक जननांगों से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो हम बात करना नहीं चाहते हैं, चाहे वो मूत्र हो या दूसरी चीज़ें हो। एंड देखिए, मैं भी नहीं बात कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ों बोल रहा हूँ। सो कैसे जो है पता करा जाए कि ये जो है ये कैंसर में तब्दील हो सकता है, ये या ये सीरियस चीज़ है? और क्या क्या वो लक्षण हैं जो हमको सोचना चाहिए कि भाई अब जो है ये हमको रुकना नहीं है, एक हमें ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना है, एक सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? तो देखिए, जहाँ तक टैबू का सवाल है, हमारे समाज में हमेशा से ही ये चीज़ें रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें टैबू नहीं हैं तो बन जाती हैं।
अभी बनी हुई नहीं तो फिर ख़त्म भी हो जाती हैं। एंड सबसे अच्छा एग्जांपल टीबी है। एक टाइम में टीबी बहुत बड़ी टैबू हुआ करती थी और आज के टाइम में इतनी अच्छी इलाज है, मैंने इसमें कोई ख़ास दिक्कत आती नहीं है। तो ये हमारी एज अ समाज की ये जिम्मेदारी है कि हम ये टैबू को हटाएं। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दुनिया में और हमारे देश में भी ब्रेस्ट कैंसर है, जहाँ की बहुत लोगों के प्रयास से क्या हुआ है कि जो ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी एडवांस स्टेज में पहले आती थी, अब फेयरली अर्ली स्टेजेस में आती हैं। और उसके कारण है कि अवेयरनेस बढ़ गई है एंड धीरे धीरे टैबू कम हो गई है, बहुत सारे लोग उसके बारे में बातें करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स, आपकी रोल भी इम्पॉर्टेंट है जिस एरिया में आप काम करते हैं, मीडिया और जो समाज के लोग एंड पेशेंट्स हैं वो बात करें। अगर वो बात करेंगे तो अपने आप वो टैबू ख़त्म हो जाती है। तो ये टैबू के बारे में ये होता है कि समाज को उसमें काम करना चाहिए, इंक्लूडिंग पेशेंट्स। सर क्या ब्लैडर कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है या इसका मैनिफेस्टेशन ही देर से होता है? देखिए, जनरली जो ब्लैडर कैंसर होता है वो मेजॉरिटी ऑफ देम सुपरफिशियल होता है। इसका मतलब कि अगर आपको डिटेक्ट भी होता है तो ऐसी स्टेज में होता है कि बहुत अच्छी तरह से ठीक हो सकता है एंड निकाला जा सकता है। उसकी छोटी सी सर्जरी होती है एंड आप सालों साल बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि सर्टन परसेंटेज ऑलमोस्ट 30-35% होता है जो कि एडवांस स्टेज होता है। उसमें अभी तक तो देखिए स्क्रीनिंग का कोई तरीका नहीं है कि हम कुछ टेस्ट कर लें बिना किसी सिम्टम के और पता चल जाए। लेकिन अगर कोई सिम्टम हो तो पेशेंट्स को ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो जाएंगे तो जनरली अर्ली स्टेज में पिकअप होगा। तो अगर कोई सिम्टम हो तो वो छोड़ना नहीं चाहिए, वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए सलाह के लिए। जी सर, करीब करीब 2 दशकों से जितना मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, आप यू हैड बीन अ टीचर, लाइक यू हैड बीन एजुकेटिंग स्टूडेंट्स ऑन कैंसर। हमें ये बताइए कि पिछले 2 दशकों में या पिछले 1 दशक में जो ट्रीटमेंट है ब्लैडर कैंसर का, उसमें कुछ परिवर्तन आया है, बेहतर हुआ है या और चांसेस हैं उसके बेहतर होने के? पहले से बेहतर तो हुआ है। कई सारे ट्रीटमेंट आए हैं जिससे कि उसके आउटकम में फेयरली थोड़ा फ़र्क तो हुआ है। इम्पॉर्टेंट है कि वो जो ट्रीटमेंट मिले, ये इम्पॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे कि सुपरफिशियल है तो उसको कितनी जल्दी निकल सके, तो उसके कई सारे इंस्ट्रूमेंट आए हैं जो कि थोड़ा उसको आसान करते हैं काम करना। कई सारे सर्जरी आई हैं जो कि थोड़ी बड़ी ट्यूमर है उसको निकालने के लिए, एंड ब्लैडर को उसको फिर से, जैसे कि ब्लैडर निकाली गई तो उसकी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि उस इंसान को लगे कि वो उसकी ब्लैडर एग्जैक्टली नॉर्मल तो नहीं बट फंक्शनल कुछ ब्लैडर जैसा हो। तो उसके कई सारे टेक्नोलॉजी आई हैं जिससे वो काम हुआ है। तीसरा है कि ब्लैडर प्रिजर्वेशन आई है, जैसे कि आप ब्लैडर रख सको, अगर ट्यूमर उतनी बड़ी नहीं है और उसको क्या हम कीमोथेरेपी दे के, रेडियोथेरेपी दे के हम सेव कर सकते हैं क्या, और अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में सर्जरी करें। वो भी एक नए तरीके से ट्रीटमेंट की पद्धति आई है जिससे कि आप ब्लैडर प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और उससे ज़्यादा एडवांस डिजीज़ में कीमोथेरेपी आई है, टारगेटेड थेरेपी आई है और इम्यूनोथेरेपी आई है, जहाँ की उन्होंने पेशेंट्स को उनके फ़ायदा होने के चांस हैं। तो चेंजेस तो हैं, लेकिन जो पहला स्टेप अभी भी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जल्दी पिकअप करें और पेशेंट्स को इलाज के लिए पहुंचा पाएँ। सर, क्योंकि ब्लैडर कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, तो क्या ब्लैडर कैंसर के जो ट्रीटमेंट हैं या उनके कॉस्ट हैं या उनसे जुड़े जो मोर्टेलिटी हैं, वो सिमिलर हैं कंपेयर टू लंग कैंसर या अलग हैं या ज़्यादा हैं या कम है? नहीं, थोड़ा अलग तो है डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि अर्ली स्टेज वाले हैं उसमें कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। वो एक बड़ी जो सर्जरी है जो कि बिल्कुल उसके लिए स्किल चाहिए होती है, बट उसकी आपको फ्यू सेटिंग्स में निकल जाती है और इट्स नॉट वेरी बिग सर्जरी कि आपकी कोई ऑर्गन निकाली जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन एडवांस स्टेज है उसमें वो कॉस्टली हो जाती है ट्रीटमेंट। कंपैरिजन थोड़ा करना मुश्किल है, ये लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर, इन चीज़ों से एग्जैक्टली, बट सर्टन एरियाज़ हैं ब्लैडर कैंसर जहाँ की कॉस्ट बहुत ही कम है अगर आप डॉक्टर के पास जा पाएँ। सर्टन एरिया में कॉस्ट इशू है जिसके लिए कि हमें समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। सर, जब कैंसर की बात होती है तो एक बड़ा भूचाल सा आ जाता है किसी की भी लाइफ में, बिकॉज बड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसके साथ में हमेशा 2 चीज़ें एसोसिएट होती हैं। महंगापन, मतलब बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। दूसरा डेथ की, मतलब अब कई बार आई एम श्योर आप ज़्यादा देखते हैं, शायद रोज़ ही देखते हैं।
तो हमें ये बताइए कि ये जो इमोशनल, सोशल, फंक्शनल या फाइनेंशियल वेलबींग होती है पेशेंट्स की ब्लैडर कैंसर को लेकर, तो इसके लिए किन तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है? मतलब क्या ऐसा किया जाए, या हम सबको, जो भी लोग देख रहे हैं, कैसे इन सारी चीज़ों से जुड़ें और कैसे जो है इस चीज़ को एक बेटर आउटकम की तरफ लेकर जाएं? पहला पार्ट डेथ वाली है। देखिए, डेथ से तो हम सबको डर लगता है, जबकि डेथ इनएविटेबल है, बट ये कहना आसान है, डेथ इनएविटेबल है। और हम सब ने ये एक दिन देखना है, बट ये कहना आसान है। और फॉर्चुनेटली इंडियन कल्चर में डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ वो जर्नी इंसान के, लेकिन समहाउ वो फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, और डर सबको लगता है, और मैं बोलूँगा एज अ डॉक्टर हमें भी डर लगता है, और मैं अपने बारे में बोलूँगा मुझे भी डर लगता है। कोशिश करते वो, हर बार आप देखते अपने आप को थोड़ा डिटैच करने के लिए, समझाने के लिए, बट आसान नहीं होता है। एंड आई एम श्योर, आई कांट से अबाउट पेशेंट, बट आई कैन ओनली फील कि श्योर वो भी ऐसे दे गो थ्रू दिस, एंड इट इज़ टफ टू डील। कमिंग पार्ट ऑफ की कॉस्ट वाली पार्ट, कॉस्ट इशू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में हेल्थ केयर डिलीवरी कॉस्ट इशू है, तो हमारे यहाँ तो है ही है। बट कई सारे अच्छे न्यूज़ हैं नो कॉस्ट के कंसर्निंग, और बहुत सारे करने की ज़रूरत भी है आगे। जो कुछ अच्छे न्यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि हम लास्ट 2 डिकेड्स में हमने देखा है, और जो कि मेरे सामने, आंखों के सामने हुआ है, कि मल्टीपल गवर्नमेंट एंड नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ के सरकार को काफ़ी उसके लिए बधाई मिलनी चाहिए कि उन्होंने स्कीम निकाली है। एंड वी कैन क्रिटिसाइज स्कीम एज मच वी मे क्रिटिसाइज, बट ये बहुत अच्छी स्कीम है। नाउ वी हैव फाइनली नेशनल प्रोग्राम, जहाँ की यू हैव इंश्योरेंस फॉर पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कि पहले नहीं थी। भी थी, फ्रैगमेंटेड थी, स्टेट्स में कहीं थी कहीं नहीं थी, बट नाउ देयर इज़ अ नेशनल प्रोग्राम, जहाँ की आपको हेल्थ केयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि कोई भी अवेल कर सकता है। तो देयर इज सर्टन फाइनेंसेस इज़ अवेलेबल। क्या हर एक ट्रीटमेंट के लिए पूरी फाइनेंसेस अवेलेबल हैं? वो नहीं है, बट ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि लिया गया है। आई एम श्योर इन फ्यूचर में इन चीज़ों पे और ध्यान किया जाएगा, जिससे कि ये बेटर हो जाएं। इसके अलावा भी चूँकि इंडिया की इकॉनमी बड़ी है, हमने देखा है कि बहुत सारे फिलंथ्रफी जो सामने आए हैं, आइदर उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, या वो पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, या उनके टेस्ट में हेल्प करते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स, अपार्ट फ्रॉम जो कि ऑलरेडी वेलबींग है, जहाँ की उनको अपनी खुद की इंश्योरेंस है, वो अलग बात है। तो ये अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, एंड होपफुली और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा स्लो है, कि जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उसकी पेनिट्रेशन भी बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू पहले, बट और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। सो वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, बट श्योर इसमें कोई डाउट नहीं है कि और काम होने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को ट्रीटमेंट लेना फाइनेंशियली, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स, आसान हो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी बातें बताई। और अभी चलते चलते मेरा एक और सवाल है आपसे, या एक गुजारिश है कि आप हमारे देखने वाले को, दर्शकों को, श्रोताओं को ये बताइए कि ब्लैडर कैंसर से मुक्त रहने के लिए या उसको जल्दी डिटेक्ट करने के लिए क्या वो 2-3-4 स्टेप्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई भी चीज़ आपके यूरिन से रिलेटेड चेंज इन हो एज़ कम्पेयर टू लास्ट फ्यू वीक्स, लास्ट फ्यू मंथ्स, या फिर जैसे ब्लड आया, बर्निंग हुई, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो उसको ज़रूर डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, जिससे आपका लेट ना हो आपके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस में एंड फाइनली ट्रीटमेंट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने की ज़रूरत है हर एक को। थैंक यू सो मच सर। आप सुन रहे थे डॉक्टर कुमार प्रभाष को, मेरे यानी कि विवेक शर्मा, सोशल ऑपरेटर के साथ। थैंक यू।